हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 नेशनलिज्म इन यूरोप का। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने समझना है पहले कंजर्वेटिज्म। जैसे आपने देखा कि नेपोलियन ने क्या किया था कि जब नेपोलियन पावर में आया तो मोनार्की तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप चलाई। लेकिन नेपोलियन जब हारा 1815 में तो उसके बाद दोबारा से कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिव्स थे, अब ये कंजर्वेटिव्स थे कौन? बेसिकली आज हमने जो देखना है वो ये है कि ये कंजर्वेटिव्स असल में थे कौन। तो कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? जैसे ये कहता है, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट टू एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्की। यानी कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो चाहते थे कि दोबारा से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे वो सोसाइटी हो। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो पहले मोनार्कियल सिस्टम था, तो कंजर्वेटिव्स किसके फेवर में थे? मोनार्की। यानी वो दोबारा से यूरोप में क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते थे? मोनार्की। दोबारा से किसका डोमिनेशन होना चाहिए? चर्च का। जैसे एक समय पे जो यूरोपियन सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जैसे फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था यानी चर्च का डोमिनेशन था, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी था। तो ओवरऑल जो मोनार्की और चर्च का डोमिनेशन फिर से जो रिवाइव करना चाहते थे यूरोप में, वो थे कंजर्वेटिव्स। और अगर हम देखें तो लेकिन बहुत से कंजर्वेटिव्स जो थे वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे? जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने लाए थे। उनको लगता था कि अगर हमारी मॉडर्न मिलिट्री होगी, हमारा सही डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, फ्यूडलिज्म को अगर हम खत्म करते हैं और सर्फडम को अगर हम करते हैं, तो अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मोनार्की में ये कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे नेपोलियन था, नेपोलियन ने क्या किया? रिफॉर्म्स लाए। नेपोलियनिक कोड जो हमने डिस्कस किया, हालांकि था तो वो डिक्टेटर, बट जो रिफॉर्म्स लाए उन रिफॉर्म्स की वजह से लोगों ने उसकी गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह जो कंजर्वेटिव्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव्स ये सोचते थे कि अगर हम रिफॉर्म्स लाते हैं, अगर हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं मोनार्कियल सिस्टम को भी एक्सेप्ट करेंगे। कंजर्वेटिव्स आपने देखा, कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे। और अगर हम देखें इसी के अंदर हमारा एक दूसरा टॉपिक है, वो है ट्रीटी ऑफ वीना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रीटी ऑफ वीना। और ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में हमने पढ़ना है। तो असल में क्या हुआ, जब बैटल ऑफ वाटरलू हुई जून 1815 को, और वाटरलू प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे पड़ता है? रशिया में। तो इस बैटल ऑफ वाटरलू में जो नेपोलियन था वो हार चुका था और मारा जा चुका था। और किन किन कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया? इसमें रशिया था, इसमें प्रुशिया था, ऑस्ट्रिया था और ब्रिटेन था। इन सब ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया। और फाइनली इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रिया में की कैपिटल जो आज भी है वीना, वहां पे ये मिल रहे हैं। और इनको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैकरेंज। लेकिन मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? मकसद क्या था इन सब कंट्रीज का वीना में मिलने का? बेसिकली ये चाहते थे कि हम जो चेंजेस नेपोलियन ने लाई हैं उन चेंजेस को दोबारा से अनडू करना। जैसे आपके फोन में भी ऑप्शन होता है ना अनडू का, तो जो चेंजेस नेपोलियन के दौर में आई थी उनको दोबारा से कैसे हमने पहले जैसा करना है। तो अब हम देखें, जब ये लोग मिले वीना में तो इन्होंने पहला काम क्या किया? इन्होंने क्या किया? जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1718 में, लुई 16 रूल कर रहा था, तो उसको हटा दिया गया था। तो इन्होंने दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया। कहां पे? फ्रांस में। पहला काम तो ये किया। उसके बाद जो भी टेरिटरीज अनेक्स की थी नेपोलियन ने फ्रांस के साथ, उनको उनसे वापस ले लिया गया। अब अनेक्स करना क्या मतलब होता है? कंक्वायर करना किसी दूसरी टेरिटरी को। जैसे मान लो इंडिया जो है पीओके को अनेक्स करता है, इंडियन गवर्नमेंट अगर पीओके को अनेक्स करता है तो मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह जो नेपोलियन था उसने बहुत सी टेरिटरीज को अपने दौर में कंक्वायर किया, अनेक्स किया, लेकिन उनको वापस ले लिया गया। कंजर्वेटिव्स ने उसको वापस ले लिया। तीसरा पॉइंट क्या है?
अब ये क्या चाहते थे कि जो फ्रांस का दोबारा से फ्यूचर में एक्सपेंशन ना हो, वो अपनी टेरिटरी से बाहर ना निकले, इसलिए फ्रांस के बॉर्डर्स पे इन्होंने टेरिटरीज जो है स्मॉल किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। जैसे नॉर्थ में अगर हम देखें तो नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम भी आता है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को इस्टेब्लिश किया। साउथ में चले जाएं तो वहां पे जेनोआ और पिडमोंट को इस्टेब्लिश किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास फ्रांस है, ठीक है, अब ये फ्रांस की क्या है, टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी से आगे वो फिर से एक्सपैंड ना कर सके, इसलिए नॉर्थ में भी इन्होंने किंगडम एस्टैब्लिश की, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, साउथ में भी किया, ताकि ये अपनी टेरिटरीज को दोबारा से एक्सपैंड ना कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, देखो जर्मनी में नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, स्मॉल स्मॉल स्टेट्स का, लेकिन उसको इन्होंने अनटच छोड़ दिया, उनके साथ इन्होंने छेड़खानी इस ट्रीटी में नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब जैसे कि नेपोलियन ने बहुत से एरियाज को ऑक्यूपाई किया था, तो इन कंट्रीज ने जिन्होंने नेपोलियन को हराया, उन्होंने हर कंट्री ने कुछ ना कुछ पार्ट जो है उसका ऑक्यूपाई किया। ऑस्ट्रिया देखें तो ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ इटली को ऑक्यूपाई किया, रशिया देखें तो रशिया को कुछ पार्ट्स पोलैंड के मिले, पोलैंड का मिला, और प्रोएशिया को सैक्सनी का। तो मतलब ट्रीटी ऑफ वीना में ये डिसीजंस लिए गए। फ्रांस में दोबारा से आ गए कौन, बॉर्बन्स, दोबारा से फ्रांस एक्सपैंड ना कर सके तो उनके बॉर्डर्स पे कंट्रीज को स्टैब्लिश कर दिया गया। 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाई थी जर्मन में, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन जो उसने टेरिटरीज को अनेक्स किया गया था वो फ्रांस से वापस ले ली गई। एट द सेम टाइम जो बहुत सी टेरिटरीज जो थी इन्होंने जीती नेपोलियन को हरा के, तो वो इन्होंने एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ इटली, रशिया ने पोलैंड का और क्रोएशिया ने सैक्सनी का। सो ये सारा हमारा क्या था, ट्रीटी ऑफ वीना, और मैंने पूरे आपको पॉइंट्स बना के दिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी हमारे नोट्स भी आपको चैप्टर खत्म होने के बाद इजीली अवेलेबल होंगे। नोट्स के साथ साथ आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज